जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें हम आपके जो HSC टेस्ट है पाटान बलूचिस्तान एंड फॉर यूसी टेस्ट उसके जो कंप्लीट वर्बल रीजनिंग के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सेंटेंस कंप्लीटेशन। यानी सेंटेंस कंप्लीटेशन एक चैप्टर है जो आपके जीसी टेस्ट का है। यानी एक जीसी टेस्ट का जो टॉपिक है वो क्या है? आपका जीसी टेस्ट का जो एक टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीटेशन, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यानी आपके सेंटेंस कंप्लीटेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ पूछे जाते हैं, क्या चीज़ पढ़ना है आपने, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है आपके पाटान बलूचिस्तान टेस्ट के लिए एंड यूसेट के लिए, जो नेक्स्ट यूसेट है उसके लिए एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है जिसमें आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कंप्लीट 100+ लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके 100% प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कंप्रिहेंसिव नोट्स आपके, चाहे वर्बल रीजनिंग हो चाहे क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, उसमें ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। वो आपके जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, जो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो आपकी 100% प्रिपरेशन को क्या करेगा? 100% प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? 100% प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा, 100% प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आता है। पहली बात यह है कि आपके सेंटेंस के प्रिपरेशन में दो तरह, यानी आपके सेंटेंस एससी में दो चीज़ें आता है। एक आपको इसी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपने एक अप्रोप्रिएट वर्ड या अप्रोप्रिएट फ्रेज को क्या करना है? सेलेक्ट करना है और वहां पे पुट करना है, आपका बन जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और क्या? एंड और मॉडल एम ए ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। सो आपके सेंटेंस के प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें पढ़ना है आपने, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक तो आप किस तरह के सेंटेंसेस आपने याद रखने, दूसरी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं आप इंशाल्लाह इसके बाद सेंटेंस के प्रिपरेशन के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, वो आपने याद रखना है। उसके बाद हम मॉडल एक्सिलरी को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपके सेंटेंस के प्रिपरेशन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो ये पार्ट 1 है। तो आपने याद रखना है कि आपका जो ये पार्ट है, ये जो आपका सेंटेंस कंप्लीटेशन है, इसमें से थोड़ी बात इसके थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इसको रिमूव कर लूँ, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। सो आपका जो सेंटेंस कंप्लीटेशन है, आपने याद रखना है कि सेंटेंस कंप्लीटेशन क्या है? अ सेंटेंस कंप्लीटेशन इज अ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्या? एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन है दैट रिक्वायर द टेस्ट मेकर, क्या? एक जो टेस्ट बनाने वाला था ना, टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट, यहाँ पर क्या है? विद द मोस्ट appropriate word और या with the most appropriate phrase to complete a sentence। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आपने कंप्लीट करना है तो आपने एक ऐसा वर्ड, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड या मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेज को आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है, उस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है, आपका आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? द गोल इज टू चूज द वर्ड और फ्रेज that best fit the context and meaning of the sentence। यानी जो आपके मीनिंग है उसको क्या करें? उसको कंप्लीट कर सके, उसकी कंप्लीट मीनिंग दे दे, यानी उसकी अच्छा सा मीनिंग दे दे। गोल हमारी यही है। टिप्स आपने क्या करना? टिप्स याद रखने। क्या टिप्स याद रखना है? फर्स्ट टिप्स ये कि आपका रीड द सेंटेंस केयरफुली, क्या? रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, क्या? अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट को आपने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद दूसरा यह है कि आइडेंटिफाई द टोन एंड स्टाइल ऑफ द सेंटेंस, यानी आपने क्या करना है? सेंटेंस को, स्टाइल को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या मांग रहा है ना, ये चीजें देखना। उसके बाद क्या है? लुक फॉर द क्लोज इन द सेंटेंस दैट कैन हेल्प यू डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है? एक क्लोज फाइंड करना है, यानी एक रास्ता ढूंढना है कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन इसमें अच्छा फिट हो रहा है, अच्छा आंसर दे रहे, पॉजिटिव आंसर दे रहा है। मैंने पॉजिटिव आंसर की बात की, सही है। उसके बाद द फोर्थ वन ये कि एलिमिनेट एन ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शन।
आपका काम ये होना चाहिए कि आपके जो एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेशन, आपने क्या करना है, एलिमिनेशन करना है किसका, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट करना है, जो इसमें फिट नहीं आ रहे, सही है। उसके बाद आपका खुद ब खुद आंसर है कि हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद चूज द वर्ड और प्रेस दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपने क्या करना है, चूज द वर्ड, आपने वर्ड्स और फ्रेज को क्या करना है, चूज करना है, विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, क्या बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। या तक क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द न्यू एम्प्लॉयज वॉज वेरी नर्वस, वॉज वेरी नर्वस यानी वो बहुत ही नर्वस था, जो न्यू एम्प्लॉय था, ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ द वर्क, बट हिज कोलीग्स डैश हिम विद देयर वार्म वेलकम। यानी कि न्यू एम्प्लॉय था किसी भी कंपनी में, तो उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने उसकी वेलकम किया। किस तरह किया? अब पहला ऑप्शन किया है पुट एट ईज, फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पुट एट ईज हिम विद देयर वार्म वेलकम। दूसरा ऑप्शन क्या, मेड फन ऑफ हिम, क्या उसने उसका मजाक बनाया? एक तो वेलकम करे, क्या मजाक बना सकता है? न। फर्स्ट ऑप्शन क्या, ये रिमूव हुआ। दूसरा ये इग्नोर्ड हिम विद देयर वार्म वेलकम, क्या कोई इसको किसी को वेलकम कर रहा है, क्या वो इग्नोर कर सकते हैं? न। कोलिग भी है, फिर हम उसको वेलकम भी कर रहे हैं तो इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज, क्या क्रिटिसाइज्ड हिम विद देयर वार्म वेलकम, क्या क्रिटिसाइज हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये कि पुट एट ईज हिम विद देयर वार्म वेलकम। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पुट एट ईज। एक्सप्लेनेशन देखो, द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द colleague's warm welcome made the new employee feel more comfortable। सही है, more comfortable उसको मतलब बहुत ज्यादा उसको comfortable मिला, सही कंफर्टेशन मिला। दूसरा ऑप्शन क्या है, द कंपनीज shall have been dashed due to the economic downturns। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ना यहाँ पर इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है, क्या इकोनॉमिक डाउन टर्न यानी इकोनॉमी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब जब इकोनॉमी डिक्रीज होगी तो कंपनी का सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज तो नहीं हो सकता, स्टेबल भी नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो सकता, या कभी डिक्रीज है कभी इंक्रीज है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, कभी इंक्रीज होना कभी डिक्रीज नहीं, क्योंकि पहले से इकोनॉमिक डाउन टर्न है। तो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग, द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हैड मेड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी सेल्स, मतलब डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रिसर्चर spend years studying dash of the climate change on a local ecosystem। अब कहते हैं ना कि एक रिसर्चर है, उसने साल गुजारे किस चीज के लिए, स्टडिंग डैश इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट। पहला ऑप्शन क्या है, इम्पैक्ट है, दूसरा क्या, इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, कॉज ऑफ द क्लाइमेट, सॉल्यूशन ऑफ द क्लाइमेट। ये आपके क्या है, अब इफेक्ट तो नहीं हो सकता, कॉज भी नहीं हो सकता, कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। सो इम्पैक्ट चेक कर रहा है ना, वो इम्पैक्ट मालूम कर रहा है। सो इम्पैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखो कि द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द consequences ऑफ द क्लाइमेट चेंज, के कौन से consequences आ रहे हैं, या तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर। यानी एक टीचर है, उसने क्या किया, स्टूडेंट से पूछा, आस्क द स्टूडेंट to dash the project by end of the September, to complete the project, to start the project, to delay the project, to abandon क्या, abandon। अब देखो पहला ऑप्शन क्या, कौन सा, स्टार्ट तो नहीं हो सकता, टू स्टार्ट। अब देखो ना वो कह रहे कि आप अपना प्रोजेक्ट को, जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसको क्या करो, कंप्लीट करने का बात कर रहे हैं ना, तो क्या कंप्लीट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्ट नहीं आ सकता, स्टार्ट नहीं आ सकता, और आपका डिले भी नहीं आ सकता, और आपका अबंडन भी नहीं आ सकता, सो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द टीचर गिविंग द स्टूडेंट अ डेडलाइन टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे कि द टूरिस्ट गॉट लॉस्ट इन द सिटी, वो क्या, एक टूरिस्ट है वो लॉस हुआ उसका इन द सिटी, एक शहर में, बिकॉज ही डैश द डायरेक्शंस, ही फॉलो द डायरेक्शन। अगर फॉलो किया तो क्यों गुम हुआ, क्यों उसको लॉस्ट हुआ ना, लॉस्ट हुआ क्यों, फॉलो तो नहीं किया, पहली बात। उसने क्या, डिड नॉट फॉलो, मतलब उसने फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से वो उसका लॉस्ट हुआ। और लॉस्ट तो पहले से लॉस्ट लिखा हुआ है, और फॉरगेट ये नहीं हो सकता ना, फॉरगेट किया तो मिलेगा ना वो, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट लिखा है ना, तो आपका डिड नॉट फॉलो द। अब द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द टूरिस्ट failure to follow the direction leads to him getting lost। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अब वो कहते हैं कि the company's profit have been dash
ड्यू टू द increased competition. अब कहते हैं ना द कंपनी प्रॉफिट हैव बीन डैश ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन. जब कंपटीशन बढ़ जाता है ना तो आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाता है, आपकी जो कंपनी की जो प्रॉफिट है इंक्रीज तो नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता ना, तो क्या है डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीजिंग. स्टेबल भी नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो सकता, क्या फ्लक्चुएट भी नहीं हो सकता. अब क्या है decreasing is the correct option. The sentence implies that the increased competition has had a negative impact on the company profits. Is it clear? Question number 7 देखो, कहते हैं the researcher is trying to dash the root cause of the disease. अब the researcher is trying to dash, to identify, to ignore, to treat, to cure. अब आइडेंटिफाई जो है इज द करेक्ट, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द डिजीज. आइडेंटिफाई करना ना, आइडेंटिफाई करना. इग्नोर नहीं हो सकता ना, इग्नोर नहीं हो सकता. ट्रीट भी नहीं हो सकता ना, इलाज तो नहीं कर रहे ना. क्योर भी नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफाई. द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डिजीज. यह तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहते कि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट से आस्क किया क्या, to dash the assignment carefully, to complete, to read, to write, submit. अब टीचर ने क्या, टीचर ने स्टूडेंट को क्या कहा, complete the assignment carefully. carefully का मतलब कि असाइनमेंट किस तरह carefully complete कर ले, नहीं हो सकता ना, बेस्ट ऑप्शन नहीं है. सो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये कंप्लीट नहीं हो सकता. अब रीड हो सकता है, टू रीड द असाइनमेंट केयरफुली, यानी इस असाइनमेंट को केयरफुली आप क्या कर दो, रीड कर दो, पढ़ लो, ये इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट नहीं हो सकता, सबमिट भी नहीं हो सकता. सो रीड इज द करेक्ट ऑप्शन. द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स टू केयरफुली रीड द असाइनमेंट. यह तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो. क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, वो कहते हैं कि द कंपनी, क्या एक कंपनी है, द कंपनी रेप्यूटेशन हैज बीन डैश्ड टू द रीसेंट स्कैंडल. सही है, स्कैंडल एक स्कैंडल है, सही है. अब कहते हैं कंपनी जो इसका जो रेप्यूटेशन है वो क्या, हैज बीन ड्यू टू डैश, ड्यू टू, has been enhanced due to recent scandal, has been damaged, has been unaffected, has been improved. So enhanced तो नहीं हो सकता ना, स्कैंडल है, क्यों enhanced होगा. damage is the correct option, damage is the correct option. unaffected भी नहीं हो सकता और आपका improved भी नहीं हो सकता. सही है, is the correct option is damaged. Sentence implies that the scandal has had a negative impact on the company reputation. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है कि द टूरिस्ट डैश द ब्यूटीफुल scenery during his trip. अब the tourist enjoyed the beautiful, ignored the beautiful, photographed, इसके बाद describe. अब enjoy is the correct option. ignore नहीं हो सकता ना, photograph भी नहीं हो सकता ना, और describe भी नहीं हो सकता ना, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते. so enjoyed the beautiful scenery during his trip. यह तक क्लियर है? The sentence implied that the tourist appreciated the beautiful scenery. सही है, scenery ये ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, the new policy is designed to dash the company's social responsibility. The new policy is designed to dash, to increase, to decrease, to ignore, to promote. अब the new policy is designed to increase तो नहीं हो सकता, अब टू डिक्रीज भी नहीं हो सकता ना, टू इग्नोर भी नहीं हो सकता, प्रोमोट. अब न्यू पॉलिसी, अब उन्होंने जो न्यू पॉलिसी बनाई है, क्यों बनाई है, टू इंक्रीज द कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टू द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन टू डिक्रीज, ये नहीं हो सकता, इग्नोर भी नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोमोट. यह तक क्लियर है? द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द कंपनी इज टेकिंग अ स्टेप टू इनहांस इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्या तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. क्या? टू इनहांस द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. अब यहां पर देखो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व, टू इग्नोर, टू एनालाइज, टू क्रिएट. अब टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द करेक्ट ऑप्शन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो. इग्नोर नहीं हो सकता, एनालाइज भी नहीं हो सकता ना, एनालाइजिंग तो हम नहीं कर रहे हैं ना, वो कह रहे कि आपने सॉल्व करना है. create भी नहीं हो सकता. So sorry is the correct option. The sentence implies that the teacher wants the students to find a solution to the problem.
नहीं वो आपका जो सोल्यूशन है उसको प्रॉब्लम, इसका जो नहीं जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसको चाहिए, इस वजह से वो कहते हैं वो उसको सॉल्व कर, इग्नोर नहीं हो सकता, एनालाइज नहीं हो सकता, क्रिएट। अब इसके तरह के क्वेश्चन आपके साथ आते रहते हैं, आपने क्या करना है, बेस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड या एप्रोप्रिएट फ्रेज आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि आपका जो ये ऑप्शन है वो क्या है, पहली बात वो कहता है कि द कंपनी सेल हैव बीन डिश ड्यू टू द इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी उसने एडवर्टाइजमेंट की ना, किसी कंपनी सेल की एडवर्टाइजमेंट की, तो क्या होगा, क्या उसकी सेल क्या इंक्रीज होगी, यस इंक्रीज होगी, डिक्रीज तो नहीं हो सकती ना, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी क्या करूँ, उसकी सेलिंग है वो बढ़ा दूँ, स्टेबल भी नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो सकता, सो इंक्रीजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द एडवर्टाइजिंग campaign has had a positive effect on the company's sale. Question number 14 देखो, the researcher spends years studying the dish of the ancient civilization, history, culture, language, geography। अब द रिसर्चर क्या कर रहे हैं, इतनी साल जो उस गोवा पे गुजार है किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन को, तो क्या उसकी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, कल्चर को नहीं, लैंग्वेज को नहीं, जियोग्राफी को नहीं, आपका हिस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। सो द सेंटेंस इंप्लॉइज दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द टूरिस्ट got lost in the forest because he ditched the map, had the map did not have, lost, misread। अब उसने क्या किया, वो लॉस्ट हुआ, क्यों रहा, उसके पास हेड नहीं हो सकता, डिडंट हैव ये भी नहीं हो सकता, सो लॉस्ट भी नहीं हो सकता ना, मिसरीड उसने की जो मैप है उसने मिसरीड किया, इस वजह से वो क्या है, वो फॉरेस्ट में लॉस्ट हुआ है। सो द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द टूरिस्ट इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैप led to him getting lost। Question number 16 देखो, the company's profit have been dashed due to the efficient management, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट है एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो उसकी जो प्रॉफिट क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्टेबल होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता, स्टेबल भी नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो सकता, तो इंक्रीज होगा। द सेंटेंस इंप्लाइज दैट द एफिशिएंट मैनेजमेंट हैज हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। ये आपके फर्स्ट बार था सेंटेंस कंप्लीशन में, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एप्रोप्रिएट वर्ड या एप्रोप्रिएट फ्रेज को सेलेक्ट करते हैं किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसकी जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस की मीनिंग है, वो उसकी फुली फिट कर ले और अच्छा मीनिंग दे दे, पॉजिटिव मीनिंग दे दे।